हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी की 98। दोस्तों, आज जनरल साइंस के 10 प्रश्न को करेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पूछे गए थे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है जब कोई दो यौगिक जो है, कंपाउंड जो है, वो आपस में जो है आयन का जब विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, उसके फलस्वरूप जब दो नए यौगिक का निर्माण होता है तो वो जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे मान लेते हैं कि NaOH है और प्लस HCl से अभिक्रिया करा देते हैं। HCl से अगर हम करवा देते हैं तो ये बन जाता है, फिर ये जो है आपस में आयन का जो है विनिमय करके, आदान प्रदान करके ये बना देगा फिर NaCl प्लस H2O बना देगा। तो इस तरह से जो है ये जो है आयन का आदान प्रदान करता है। तो इस तरह से जो है नए दो कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। तो उस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर कि कौन सा दो ऐसा यौगिक है जो नए, तो उसमें से तत्व नहीं बनेगा, तो नया जो है वो कंपाउंड ही बनेगा, यौगिक ही बनेगा। तो पहला ऑप्शन है Pb, ये जो है ये एक तत्व है। और Pb जो है CuCl2 से अभिक्रिया करके PbCl2 प्लस Cu बनाता है। तो यहाँ पर देखिए एक जो है ये क्या बन रहा है, ये एक तत्व बन रहा है। तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड का ही निर्माण होना चाहिए। अब कंपाउंड अभिक्रिया करेगा और आयन का आदान प्रदान होकर जो है दो कंपाउंड का ही निर्माण होगा। तो 2 नंबर अब ऑप्शन को चेक करेंगे। तो अब देखिए 2 नंबर जो ऑप्शन है इसमें ये देखिए एक कंपाउंड है, यौगिक है NaSO4 BaCl2। ये दोनों जब अभिक्रिया किया आपस में तो दो यौगिक का ही निर्माण होगा, दो कंपाउंड का ही निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। यही तो उभय विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें कि दो कंपाउंड अभिक्रिया करके दो कंपाउंड का ही निर्माण करता है। तो ये ऑप्शन जो है 2 नंबर जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि C है, यहाँ तो एक तत्व है जबकि यहाँ यौगिक ही होना चाहिए, तो ये फिर गलत हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ CH4 है और उसके बाद O2 है, ये क्या है, ये एक तत्व है। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यौगिक अभिक्रिया करके यौगिक का ही निर्माण करता है, दो कंपाउंड का निर्माण करता है और दो कंपाउंड में इधर रिएक्शन करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है। दोनों जब आपस में रिएक्शन किया तो ये भी एक कंपाउंड बना और ये भी एक कंपाउंड बना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत जो है ये सिल्वर है को खुली हवा में रखने पर इसकी जो है सतह काली पड़ जाती है। इसके कौन जो है वायुमंडलीय गैस जो है वो जवाबदेह है। तो सबसे पहले रजत जो है, सिल्वर जो है ये तो Ag हो गया। अब इसको हम चलिए अभिक्रिया करवाते हैं किसी से। तो इसका जो है इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो ही जो है वो काला का रजत का निर्माण होगा। तो चलिए इससे पहले करवाते हैं। तो ये हो जाएगा H2O हो जाएगा, और H2O से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हो जाएगा Ag2S हो जाएगा और प्लस हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया करने के बाद जो है ये इस तरह से कुछ बनेंगे, और यही जो है ये काला जो है, ये काला इसका कलर होता है। ये जो है इसका काला कलर होता है, सिल्वर ऑक्साइड का ये जो है कलर इसका काला होता है। और ये जो है ये H2O, ये है H2S है, ये H2S है और ये काला होता है। और अगर हम सिल्वर को और किसी अगर से अभिक्रिया करवाते हैं तो Ag2S नहीं बनेगा, और उसका जो है कलर फिर दूसरा हो जाएगा। इसीलिए ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये काला कलर होता है Ag2S का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है आपको कि Ag2S जो है इसका कलर काला होता है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि Ag2S जो है इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा परिकिरण जो है किसकी खोज से संबंधित है। तो ये रदरफोर्ड ने जो ये अल्फा कण का प्रयोग से ये बताया था कि परमाणु में जो है यहाँ नाभिक होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु में। तो आप सोच रहे होंगे कि परमाणु तो अविभाज्य है, तो उसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होगा। तो ये डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा कण का जब प्रयोग किया तो इसने साबित किया कि परमाणु जो है, परमाणु में नाभिक होता है और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन और जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब साइंस डेवलप किया तब पता चला कि परमाणु भी विभाज्य है। तो इसका आंसर जो है परमाणु में नाभिक होता है, रदरफोर्ड का अल्फा कण से ये प्रयोग से पता चला था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है
सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। परमाणु जो में जो है ये नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 4 नंबर, इसमें है गंधक जो है S8 के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या की गणना करें। अब देखिए, अब इसको जो है यहाँ पर अणुओं की संख्या निकालेंगे। अगर अणुओं की संख्या पूछी जाए तो इसके लिए फार्मूला होता है अणु की संख्या बराबर, अणु बराबर फार्मूला होता है छोटी m बटे बड़ी m और गुना करना है। उसके बाद जो है ये है NO जो है एवोगाड्रो संख्या। अब इसको जो है इस पर सेट करेंगे तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हमको m जो है इसको निकालना है, बड़ी m को। छोटी m बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे और बड़ी m को निकालना है। तो बड़ी m को चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए सल्फर जो है, सल्फर के साथ 8 लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो है ये 8 जो है 8 तो हो गया, और सल्फर का परमाणु संख्या जो है वो 16 है। तो 16 को सबसे पहले 2 से गुना करेंगे। कोई भी परमाणु संख्या रहे तो उसको सबसे पहले 2 से गुना करेंगे और उसके साथ जो भी लगा रहेगा संख्या उसके साथ गुना करेंगे तो उसका परमाणु भार जो है वो निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले 16 दूना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और बड़ी m निकालना है तो बड़ी m बराबर हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 8 जो है इससे गुना करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ग्राम पर ये मोल हो गया। अब चलिए उस फार्मूला पर हम चलिए इसको सेट करते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब उस फार्मूला पर हम सेट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा, इसमें हो जाएगा छोटी m बटे बड़ी m, तो ये हो जाएगा 16। और उसके बाद बड़ी m का मान कितना निकला है, 256 यहाँ पुट करेंगे। और उसके बाद एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, यानी कि एवोगाड्रो संख्या यानी कि ये जो है n नोट बराबर होता है, ये हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। एक बार इसको फिर से लिख देते हैं साफ से, ये हो जाएगा 16/256 और गुने 6.02 इंटू 10⁻23 इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर जो है इसका आंसर वो निकल जाएगा, इसका आंसर। और ये जो है ये फिक्स रहता है, ये एवोगाड्रो संख्या जो है 6.02 इंटू 10⁻23 ये जो है ये फिक्स रहता है। ये भी मान आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको यहाँ से भाग देने के बाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप जो है भाग दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है 500 ग्राम का एक जो है हथौड़ा हो वो है 50 मीटर पर सेकेंड की गति से एक कील पर वार करता है। तो फिर कह रहा है कि कील जो है हथौड़े को 0.01 से इतना जो है 0.01 से जो है रोक सकता है। कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है 500 ग्राम। 500 ग्राम को सबसे पहले हम केजी में अगर चेंज करेंगे तो इसमें जो है हम 1000 से भाग देंगे। 1000 से जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 kg, इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है u बराबर अगर हम देखें तो u बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड, तो सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड इसको चलिए हम लिख दिए। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। और उसके बाद यहाँ पर v बराबर अगर हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0.5। और इसमें अगर भाग दे देंगे, मतलब कि ये t निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, तो 0.5 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ये टाइम निकल गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर अगर हम v बराबर देखें तो v बराबर ये हो जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला पर, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है लगाया गया बल क्या होगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो F बराबर हम लगाएंगे फार्मूला, F बराबर होता है ma। अब इसको फिर हम लिख सकते हैं दूसरी तरह से, F बराबर m इंटू ये हो जाएगा फिर v माइनस u बाई t हो जाएगा। अब इस पर फार्मूला पर हम सेट करेंगे मान को। तो ये देखिए अब F बराबर हो जाएगा m, तो m देख लेते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है। तो m बराबर 0.5 kg निकला हुआ है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 0.5 kg, इतना हो जाएगा 0.5 kg। और उसके बाद फिर जो है v 0 हो गया, और u, तो u कितना दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। उसके बाद बटे में t, तो t कितना निकाले थे, 0.01 निकाले थे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू ये माइनस हो जाएगा 50 और बटे हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे पॉइंट को, तो 1 0 यहाँ पर और बढ़ जाएगा, 1 0 यहाँ पर जो है और बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या है 0.01 था, 0.01।
इसको चलिए एक बार फिर से और लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 0.01 है, 0.01 इतना है। अब यहाँ से पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा, और यहाँ अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 0.010। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 जीरो फिर से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ बचा ये 2 जीरो तो ख़त्म हो गया, चूँकि एक के इधर है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, एक से कट जाएगा तो ये हो गया -2500। तो -2500 जिसमें दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -2500 किस में दिया हुआ है, तो माइनस में तो नहीं दिया हुआ है। तो ये देखिए बल चूँकि माइनस में नहीं होता है, बल का अगर आप कहीं भी बल लगाते हो तो उसका पॉजिटिव कार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 न्यूटन। और बल कैसा है, मतलब न्यूटन होता है, तो यहाँ पर न्यूटन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि 40 किलोग्राम का एक लड़का यह 50 पादयान के सोपान पर चढ़ता है, दौड़ता है। प्रत्येक जो है पादयान 10 सेंटीमीटर ऊंचा और एक जो है सभी पादयान जो है चढ़ने में कुल समय 5 सेकंड लगता है। लड़के द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है m का मान, जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले जो है लिख लेना है। तो m बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 40 kg हम लिख दिए। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि 50 पादयान के सोपान पर दौड़ता है। तो सोपान पर दौड़ता है, प्रत्येक पादयान जो है 10 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचा है, एवं सभी पादयान में कुल समय इतना सेकंड लगता है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं कुल ऊंचाई। h बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50। h बराबर होता है mg फॉर्मूला, तो और g का मान 9.8 होता है, तो लगभग यहाँ 10 के जो है करीब रखेंगे तो ये हो जाएगा 500। अब चूंकि ये जो है सेंटीमीटर में निकला है, अब मीटर में बनाएंगे तो 100 से यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अब इसको चलिए फिर से हम सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ t बराबर दिया हुआ है 5 सेकंड लगता है, तो t बराबर चलिए हम 5 सेकंड लिख दिए। और उसके बाद w निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब हम निकालेंगे शक्ति तो p बराबर w/t होगा, वहाँ w की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए हम सबसे पहले w निकाल लेते हैं। w अगर हम निकालेंगे तो ये इसका w का फॉर्मूला हो जाएगा mgh करेंगे। अब m का मान कितना दिया हुआ है, तो m का मान दिया हुआ है यहाँ पर 40, तो चलिए 40 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुना करते हैं g, तो g जो है 10 के करीब रखेंगे क्योंकि इसका मान होता है 9.8। और h कितना है, तो h देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, h कहाँ पर निकाले हैं, तो ये निकाले हैं, ये कितना निकला है 5, तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 400 गुना अगर हम 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि हो जाएगा 2000 इतना हो गया। यानी कि ये W बराबर जो मेरा निकल करके आया है ये आया है 2000। अब हमको निकालना है P बराबर, चूँकि यहाँ पर शक्ति मांगा जा रहा है, तो P बराबर हो जाएगा W/T। तो W का मान कितना दिया हुआ है 2000, तो 2000 हम यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद T, तो T कितना निकाले हैं यहाँ पर, T बराबर है यहाँ 5, तो यहाँ पर 5 से हम भाग दे देंगे। तो इसको अब जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसको जब काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और डबल 0, यानी कि 400 जो है ये इसका जो है पावर हो जाएगा। और पावर को यहाँ पर W से सूचित करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं किस में आ रहा है 400, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए D में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर D इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 7 नंबर, ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को किस जो है रूप में जाना जाता है, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि के लिए जो है वो एक जो है यानी कि कुछ दूर में अवरोध सतह होना चाहिए जिससे हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती, तो ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ का रहा है माध्यम। तो माध्यम का जब बात किया जाए, जब एक माध्यम में अगर हम कंपन करते हैं वो अगर दूसरी माध्यम में चला जाता है तो उसको बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन, यानी परावर्तित होकर जो है दूसरे माध्यम में पहुँच जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दिया हुआ है ध्वनि का व्यतिकरण, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 8 नंबर, समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है। तो कोई कार है, ये देखिए कोई कार है और ये जो है समान गति से ये जो है चल रही है। अगर कोई भी कार अगर समान गति से चलेगा तो सबसे पहले उसमें त्वरण जो है उसका अगर समान गति से चलेगा तो उसका त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कार का त्वरण शून्य, चूँकि यहाँ समान गति से चल रहा है तो कार का जो त्वरण है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि समान गति से चलेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। और फिर
तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 में फिर दिया हुआ है कार का वेग 0। कार का अगर वेग हम 0 कर दें तो ये जो है कार रुक जाएगी, ये फिर चलेगी कैसे भाई, जब इसका वेग ही 0 कर देंगे तो ये तो खड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऐसे ही कट जाएगा, कार का वेग 0 ये तो कट जाएगा। ये देखिए 1 जो है इसका ये वाला सही है आंसर। और उसके बाद बी तो ये गलत हो गया। वो कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन, जब कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन होगा तो कार जो है वो जो है एक समान गति से नहीं रहेगा, उसमें उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, तभी जो है कार के त्वरण में परिवर्तन होगा। चूंकि जब इसका वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा। कार का वेग जो है फिर इसमें कह रहा है कार का वेग निरंतर परिवर्तन होगा, जब परिवर्तन होगा तो कार स्थिर अवस्था में नहीं रहेगा और त्वरण उत्पन्न होगा, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तो ये जो है त्वरण उत्पन्न करेगा, और चूंकि समान गति में है तो त्वरण इसका 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो ये ऑक्सीजन को मापा जाता है। आप कहीं देखे होंगे मछली अगर कोई बेच रहा होता है, अगर उसमें जिंदा मछली रहता है तो वो हमेशा जो है हाथ को टब में जो है चलाते रहता है ताकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और मछली मर ना पाए। तो इसीलिए जो है समुद्र में जो है ये जीव का स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए जो है घुलनशील ऑक्सीजन का पता करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है ये एक जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय जो है अपवर्तन का परिणाम नहीं है? यानी कौन सा जो है वायुमंडल में जो है अपवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है वो घटना नहीं हो सकता है, उसको देखना है। तो सूर्य का सूर्यास्त के समय जो है लाल दिखाई देता है, तो ये वायुमंडल में होता है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में सूर्य जो है सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। रात में तारे की टिमटिमाहट, तो रात में जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो ये भी इसका जो है सही हो जाएगा। लेकिन हमको छटना है कि कौन सा गलत है इसमें से ऑप्शन, जो कि वायुमंडल में नहीं हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सूर्य का दिया हुआ है प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है अपनी वास्तविक स्थिति से हमें कम दूर पर दिखाई पड़ती है, तभी तो हम उसको देख पाते हैं, नहीं तो उसकी जो है ऊंचाई हाइट उसका जो है बहुत काफ़ी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपने जो वास्तविक स्थान से ज़्यादा ऊंचाई पर हमें नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये जो है इसका गलत आंसर, ये जो गलत बता रहा है यहाँ पर, ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वायुमंडल में नहीं होता, तो यही नहीं होता है, क्योंकि ये जो है गलत दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर में फिर कहा जा रहा है, इसको भी क्लियर करते हैं। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 जो है मिनट पहले दिखाई दे रहा, तो सही बात है, क्योंकि सूर्य जो है अपने वास्तविक सूर्य चूँकि वो जो है उसका उदय हो जाता है, फिर भी वो वायुमंडल के जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हमें नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो क्षितिज से नीचे होने के कारण जो है हमें वो जो है 2 मिनट बाद हमें दिखाई देता है, इसलिए दिन का जो है आभासी समय 4 मिनट काल्पनिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो अपने वास्तविक जिस समय उदय होता है उसमें हमें दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वो क्षितिज के नीचे होता है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे वायुमंडल में होता है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होता है। तो यहीं तक आज जो है 10 तक क्वेश्चन को कवर किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।